राम राम दोस्तों, जीके बाई कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं रमेश खटीक। ठीक है दोस्तों, और अपना सब्जेक्ट रहेगा कला और संस्कृति। और कला और संस्कृति में अपना सिलेबस क्या रहता है वो चीज़ सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप देखिए, देखो अपना सब्जेक्ट बना दो चीज़ों से मिलकर, कला और संस्कृति से। कला में क्या चीज़ें आती है वो चीज़ें अपन देखते हैं। कला में अपन कला और संस्कृति में तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन हस्तकला, एक कौन सी कला पढ़ते हैं? हस्तकला। और दूसरी कला पढ़ते हैं अपन इसके अंदर चित्रकला। और इसके अंदर तीसरी चीज पढ़ते हैं अपन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, ठीक है दोस्तों। अब देखो इधर, हस्तकला का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हाथ से निर्मित होती है। ऐसी वस्तुएं जो हाथ से निर्मित होती है, जैसे कि गलीचा और दरी और बहुत सारी चीज़ें जो अपने हाथ से बनाई जाती है और उनको फिर मार्केट में बेचा जाता है, उसको वो आता है अपने हस्तकला के अंदर। जो हाथ से निर्मित वस्तुएं होती है वो किस में आता है? हस्तकला के अंदर। बात आती है दूसरी चित्रकला की। चित्रकला के अंदर क्या होता है कि जो चित्र बनाए जाते हैं, जैसे दीवारों पे हुआ या कहीं और पेंटिंग्स वगैरह हुई, उसके अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं वो आते हैं अपने चित्रकला के अंदर। और तीसरी बात आती है अपनी स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला का मतलब ये है दोस्तों कि जो अपने प्राचीन राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने जो भी दुर्ग बनाए हैं, जो भी मंदिर बनाए हैं, जो भी छतरियाँ बनाई है या जो भी बावड़ियाँ बनाई हैं, जो दुर्ग बनाए हैं, वो सारे के सारे किस कला में आएंगे? स्थापत्य कला में। और अपने स्थापत्य कला का राजस्थान में जनक कहा जाता है राणा कुंभा को। किसको कहा जाता है? कुंभा को। अब बात आती है संस्कृति की। तो संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। और कल्चर ये है कि राजस्थान में अपन क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं और क्या खा रहे हैं, और कौन से देवता को पूज रहे हैं और कौन से संप्रदाय से अपन संबंधित है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपनी पहनावा यानी वेशभूषा। अपनी वेशभूषा क्या है? तो वेशभूषा आती है अपनी संस्कृति के अंदर, ठीक है। दूसरी बात आती है अपने इसके अंदर कि अपन आभूषण कौन से पहनते हैं। अपने आभूषण कौन कौन से होते हैं, ये किसके अंदर आएगा? अपने संस्कृति के अंदर। और तीसरी बात आती है अपने कि कौन से अपन देवी देवता को मानते हैं। तो अपने देवी देवता भी किस में पढ़ेंगे अपन? संस्कृति में, ठीक है। और चौथी बात आती है इसमें कि संप्रदाय। संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित हो, जिसे अपना सब्जेक्ट इसमें सिलेबस रहेगा संत संप्रदाय, ठीक है। संत संप्रदाय के बाद में एक चीज और आती है इसके अंदर, भाषा। कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा और बोली बोली जाती है। तो भाषा और बोली, ये चीज़ इसमें आ गई। और एक चीज़ इसमें आता है कि अपने राजस्थान में अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से मेले भरते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने संस्कृति का पोर्शन ये रहेगा और बाकी चीज़ें ये इधर अपने कला का पोर्शन रहेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। कला और संस्कृति में सबसे मुख्य टॉपिक जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, देखो दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होता है ना राजस्थान के लेवल का, जिसमें राजस्थान की जीके आ रही है, उसके अंदर कल्चर का पोर्शन रहता है लगभग 70%। यानी कि ऐसे समझो आप कि कोई एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन में से आप मान के चलो 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन कल्चर के होंगे आपके, क्योंकि कल्चर अपने से जुड़ा हुआ है। और कल्चर के अंदर वही चीज़ें पूछी जाती है जो अपने रोज की दिनचर्या से अपनी जुड़ी होती है। तो अपन बात करते हैं आगे इसके अंदर सबसे पहली कला स्थापत्य कला, क्योंकि स्थापत्य कला इतनी बड़ी कला है। अपने जो कल्चर सब्जेक्ट है कला और संस्कृति, इसका एक बड़ा टॉपिक है अपनी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर अपन पढ़ेंगे दुर्ग और बावड़ियाँ और छतरियाँ, हवेलियाँ और मस्जिदें और मकबरे। तो अपन सबसे पहले स्थापत्य कला में स्टार्ट करते हैं दुर्ग। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन दुर्ग। क्या स्टार्ट करेंगे? दुर्ग। अब सुनो दोस्तों, एक होता दुर्ग और एक होता किला। पहली बात तो ये कि स्थापत्य कला में सबसे बड़ा है पोर्शन दुर्ग का। अब दुर्ग के अंदर क्या होता है कि अपन कला और संस्कृति में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना, तो कला और संस्कृति में अगर अपना दुर्ग सही ढंग से अपन ने क्लियर कर दिया, तो ऐसे समझो कि अपन ने कल्चर की, आर्ट, कला और संस्कृति की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। यानी इसका मतलब ये है कि जो दुर्ग है वो कला और संस्कृति का एक तरफ से रीढ़ की हड्डी है। सबसे बड़ा पोर्शन कला और संस्कृति में क्या होता है? दुर्ग। क्योंकि दुर्ग में अपन मंदिर पढ़ते हैं, महल पढ़ते हैं, जलाशय पढ़ते हैं, सारी की सारी चीज़ें अपन दुर्गों में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले दुर्ग और किला, दो चीज़ें आपके सामने हैं कि दुर्ग क्या होता है और किला क्या होता है। अब सुनो दोस्तों, दुर्ग होता है कि जो आकृति में बड़ा होता है। दुर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये आप छोटा सा कुछ चीज़ ले लो, ठीक है, और इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये हो गया आपका दुर्ग। जो आकृति में बड़ा बना होता है उसको बोलते हैं अपन दुर्ग। और दूसरी बात आती है किले की। तो किला क्या होता है? आकृति में छोटा है, आकृति में छोटा होता है, जो किसी एक जागीर विशेष का होता है। कि एक तरफ से अपन आधुनिक तरीके से ऐसे समझे कि एक तो 5 स्टार होटल होता है और एक छोटा सा रोड पे ढाबा होता है। तो इसको ऐसे समझो कि 5 स्टार होटल में अपन 2-3 महीने तक आराम से रुक सकते हैं, और एक ढाबा होता है जो रोड पर, उस पर अपने को खाना खाते पहले वहां से निकलना पड़ता है। तो उसको तो ऐसे जोड़ो कि उसको तो अपन बोलेंगे किला, और जो 5 स्टार होटल है अपन उसको बोलेंगे दुर्ग। अब बात आती है आगे, दुर्ग और किला समझ में आ गया।
अब दुर्ग में क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पुट अप करेगा कि भाई आपको पता है कि राजस्थान में आपको दुर्ग बने हुए हैं, लेकिन इस दुर्ग के प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं। तो जो दुर्गों के अपने प्रमाण है ना, सर्वप्रथम प्रमाण, जो सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं ना, सर्वप्रथम दुर्गों के प्रमाण यानी अपने को सबूत कहाँ से मिलते हैं, और ये मिलते हैं अपने को सभ्यताओं से। जो अपनी सभ्यताएं अपने खोजी गई है ना खोजकर्ताओं द्वारा, उन सभ्यताओं से अपने को दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि भाई एग्जामिनर को इनको इतना पता है कि भाई ये सभ्यताओं से इनको दुर्गों के साक्ष्य मिल रहे हैं। अब आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि भाई अगर दुर्गों के साक्ष्य आपको पता सभ्यताओं से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा भारत में सारे दुर्ग बने हुए हैं, उस भारत के अंदर दुर्गों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, तो अपने भारत के अंदर दुर्गों के साक्ष्य, भारत में दुर्गों के साक्ष्य, भारत के अंदर दुर्गों के साक्ष्य मिलते हैं अपने को। अपनी सबसे बड़ी सभ्यता हुई है कि हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता हुई है? हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता से भारत के अंदर दुर्गों के साक्ष्य मिलते हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर दुर्गों के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं, तो अपने को बताना है हड़प्पा सभ्यता। अब बात आती है भारत के बाद में अपने राजस्थान की। राजस्थान के जो दुर्ग है उसमें आपको दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य मिलते हैं आपको। सबसे बड़ी अपनी जो सभ्यता है कालीबंगा, अपने को दुर्गों के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपसे ये पूछेगा कि एक सर्वे हुआ था अपने कुछ दिनों पहले, तो उस सर्वे में ऐसा आया था कि प्रूफ कि राजस्थान में कुल कितने दुर्ग है, तो वो देखते हैं अपन। राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या, और राजस्थान में एक छोटे या बड़े दुर्गों के अपन दृष्टि से देखें तो राजस्थान में कुल दुर्ग है 256। कितने दुर्ग है? 256। इस दृष्टि से राजस्थान अपने यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है अपने महाराष्ट्र, दूसरे पे आता है अपना एमपी, और तीसरे पे आता है अपना राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर पे है दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर जो पहला स्थान है, पहला स्थान तो किसका है? महाराष्ट्र का। पहला स्थान अपना महाराष्ट्र का, यानी सर्वाधिक दुर्ग भारत में कहां पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, और दूसरा स्थान आता है अपना मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों? एमपी। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश। अब तीसरी बारी आती है, तीसरा जो दुर्ग है अपना, मतलब तीसरा जो दृष्टि से है वो अपना राज्य है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज पता चल गई है कि दुर्गों के साक्ष्य अपने को कहां से मिले थे? सबसे पहले सभ्यताओं से। दूसरी बात आपको ये पता चली कि भारत में दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। तीसरी बात आपको ये पता चली कि राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। और चौथी बात आपको ये पता चली कि राजस्थान में कुल दुर्ग कितने हैं? 256। और छठी बात आपको ये पता चली कि भाई राजस्थान के दुर्ग 256 है, लेकिन राजस्थान कितने नंबर पे है, और राजस्थान से भी ज्यादा दुर्ग कौन से अपने राज्य में है? तो सबसे पहला अपना महाराष्ट्र, दूसरा अपना मध्य प्रदेश, और तीसरा अपना राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अब देखो, दुर्गों का आपको पता चल गया कि भाई इतने हैं, और आपको यह भी पता चल गया कि भाई खुदाई में दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से, यानी राजस्थान के। अब आपसे पूछेगा कि भाई आपको ये तो पता कि भाई खुदाई में आपको दुर्ग के साक्ष्य मिल चुके हैं सभ्यताओं से। अब आपसे पूछेगा कि भाई लिखित रूप से आपको दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो अपन देखते हैं लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य। सर्वप्रथम लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य, सर्वप्रथम लिखित रूप से दुर्गों के साक्ष्य, तो यह मिलता अपने को मनुस्मृति से। कहां से मिलता है दोस्तों? मनुस्मृति से। और मनुस्मृति के अंदर जो मनु है उसने दुर्गों के प्रकार बताए हैं 6 प्रकार। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 6 प्रकार। यानी दुर्गों के जो प्रकार है वो मनुस्मृति के अनुसार कितने हैं? 6 प्रकार के। इसके बाद में एक नीति आती है अपनी चाणक्य नीति। कौन सी नीति आती है दोस्तों? चाणक्य नीति। ये चाणक्य वही है जिसका नाम विष्णुगुप्त है, जिसका नाम कौटिल्य है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इसके अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? चाणक्य के अनुसार चाणक्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार, ठीक है दोस्तों, तो इनके अनुसार थे दुर्गों के प्रकार 4 प्रकार के दुर्ग। चाणक्य ने कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो 4 प्रकार है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने पहला दुर्ग बताया था जल दुर्ग को इन्होंने बताया था ओदक दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे कौन सी बात आती है। इन्होंने दूसरा नंबर का बताया है गिरि दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने तीसरे नंबर का बताया है वन दुर्ग। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में चौथा नंबर का इन्होंने बताया धानवन
धानवन दुर्ग। अब सुनो पूरी बात। जल दुर्ग और ओदक दुर्ग, जल दुर्ग को अपन ओदक दुर्ग कह सकते हैं। इधर देखो, जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, यानी जल दुर्ग और ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो किसी नदी और नाले के संगम पर बना होता है। जैसे कि कोई नदी निकल रही है, उसके संगम पर अगर कोई दुर्ग बना हो, उसको कहते हैं अपन जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। बात आती है गिरि दुर्ग की। गिरि दुर्ग का मतलब होता है पर्वत, गिरि का मतलब पर्वत। ऐसा दुर्ग जो पर्वत और पहाड़ पर बना होता है उसको क्या कहते हैं अपन? गिरि दुर्ग। ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है वन दुर्ग। नाम लिखा हो वन, तो वन से मतलब जंगल। ऐसा दुर्ग जो जंगलों में बना हो या वन में बना हो। और चौथी बात आती है दानवन दुर्ग की। दानवन दुर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में बना होता है। दानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में बना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी एक सबसे इंपॉर्टेंट नीति जो राजस्थान की है, और उसके अंदर से एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है दोस्तों। तो अपना जो मोस्ट नीति है वो है शुक्र नीति। कौन सी नीति है दोस्तों? शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। ठीक है। और इसके अनुसार है दुर्गों के 9 प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार है दोस्तों? 9 प्रकार। अब देखते हैं अपन ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं और इसके अंदर से क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, पहला दुर्ग है इसका एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? एरण दुर्ग। ठीक है दोस्तों। और इसी के अनुसार दूसरा दुर्ग है अपना, इसके अनुसार वन दुर्ग। वन दुर्ग। ठीक है दोस्तों। और इसी के अनुसार तीसरा दुर्ग है गिरि दुर्ग। तीसरा दुर्ग कौन सा है दोस्तों? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। और इसके अनुसार चौथा दुर्ग है अपना, एरण हो गया, वन हो गया, गिरि हो गया, जल दुर्ग। जल दुर्ग। ठीक है। और इसके बाद में पांचवा आता है अपना धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग। ये 4 दुर्ग तो जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये 2 से लगाकर 5 तक ये दुर्ग अपन चाणक्य नीति के अनुसार पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इसके अंदर छठा दुर्ग होता है अपना पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग। ठीक है दोस्तों। और पारिक दुर्ग के बाद में 7वां दुर्ग आता है इसका पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। ठीक है बच्चों। और इसके बाद में 8वां दुर्ग आता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग। और इसके बाद में 9वां दुर्ग आता है अपना सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है दोस्तों? सहाय दुर्ग। अब सुनो पूरी बात, इनको समझते अपन एक एक करके। ठीक है। सबसे पहला अपना एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम होता है। दुर्गम का मतलब ऐसे कि भाई कि कठिनाइयों से भरा होता है। जैसे कि अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, अब उसका रास्ता टेढ़ा बांका है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती है और पत्थर होते हैं। ये सारी चीज़ें जो जहाँ तक रास्ता पहुँचने का कठिन होता है ना, ऐसा दुर्ग कहलाता है अपना एरण दुर्ग। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना चित्तौड़गढ़। कौन सा उदाहरण है? चित्तौड़गढ़। यानी एरण दुर्ग की श्रेणी में अपन किसको रख सकते हैं? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दूसरी वन दुर्ग की। और वन दुर्ग की मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो जंगल में बना होता है, जो जंगल में बना होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है अपना? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में पड़ता अपना। ठीक है। तो वन दुर्ग का सबसे उदाहरण कौन सा है? सिवाना दुर्ग। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आता अपना गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग को मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि राजस्थान के, देखो गिरि दुर्ग को ऐसे समझो कि राजस्थान में मैंने कितने दुर्ग बताए? 256 में से अधिकतर दुर्ग कहाँ बने हुए अपने? पहाड़ों और पर्वतों पर। तो गिरि दुर्ग के तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप उदाहरण ले लो रणथंबोर। रणथंबोर। ठीक है। जो किस पहाड़ी पर निर्मित है? थंब पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों। रणथंबोर दुर्ग। और ये रणथंबोर दुर्ग है कहाँ अपना? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा दुर्ग जो किसी नदी और नाले के संगम पर बना होता है। तो ये दुर्ग अपने उदाहरण कौन सा है इसका, वो देखते हैं। इसका उदाहरण है घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग। और घाघरोन दुर्ग अपना पड़ता है दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना धानवन दुर्ग। और धानवन दुर्ग मैंने आपको बताया है कि धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में बना होता है। और रेगिस्तान में अपना एक ही मुख्य दुर्ग है सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। और सोनारगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर, जो कि अपना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। अब देखो आगे नेक्स्ट आती है छठा दुर्ग अपना पारिक दुर्ग। पारिक है। देखो दोस्तों इसको पकड़ो सबसे पहले, इसके पीछे क्या रहा? ख। क्या रहा? ख। इसे ऐसे याद रखना, पारिक का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी होती है। जिसके चारों ओर खाई बनी होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना लोहागढ़। लोहागढ़। और लोहागढ़ है कहाँ दोस्तों? ये है अपना भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। और इसको अपन राजस्थान का अजय दुर्ग कहते हैं, क्योंकि ये आज तक
किसी भी आक्रमणकारी द्वारा जीता नहीं गया। हाँ, एक बार की बात है कि 1826 के आसपास इसको अंग्रेजों ने संधि के दौरान इसको अपने पास ले लिया था, बस। बाकी इसको आक्रमण करके कोई नहीं जीत पाया आज तक। और नेक्स्ट दुर्ग आता अपना पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग के पीछे भी दह आ रहा दोस्तों, इस दह को पकड़ना अपने को। और दह से क्या याद रखना है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार बनी होती हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार बनी हो या परकोटा बना हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? अपना राजसमंद में। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कुंभलगढ़ है ना, इसके चारों ओर एक दीवार है जो कुल टोटल इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है और जिसको अपन कहते हैं भारत की महान दीवार। एक तो अपनी विश्व की, जो अपनी चाइना की दीवार है, उसको अपन कहते हैं कि विश्व की सबसे महान दीवार चीन की दीवार। और अपने भारत की सबसे महान दीवार कुंभलगढ़ की दीवार, जो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट आता दुर्ग सैन्य दुर्ग। इसके बाद में कौन सा दुर्ग आता है? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा दुर्ग जिसके अंदर राजा महाराजाओं के साथ में सैनिक भी निवास करते हो। कौन निवास करते हो? सैनिक भी निवास करते हो, यानी सैनिक सहायता हो उसके अंदर, अर्जेंट में सैनिक सहायता उसके अंदर उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे दुर्ग को अपन क्या कहेंगे? सैन्य दुर्ग। और इसका सबसे देखो अधिकतर जो बड़े दुर्ग बने हुए हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ पड़ता कहाँ पे है? चित्तौड़ में, ये सबको पता है। ठीक है। नेक्स्ट आता अपना सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा दुर्ग जिसके अंदर राजा के साथ में उसके भाई बंधु भी निवास करते हो और उसके रिश्तेदार भी वहाँ पे निवास करते हो, उसको कहते हैं अपन सहाय दुर्ग। और ऐसे अपने राजस्थान में ये दुर्ग है, जैसे एक तो सोनारगढ़ है, और सोनारगढ़ कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और एक चित्तौड़गढ़ है, ये इसके उदाहरण है, चित्तौड़गढ़। इसकी परिभाषा आपको सबको पता है। और ये जो दुर्गों के आगे नाम लिखे हुए हैं कि इनके श्रेणी ये इनके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे का दिनचर्या इसकी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ आती है इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितने दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखो दोस्तों, यूनेस्को एक संस्था है, जो वो संस्था मतलब जो भी ऐतिहासिक चीज़ें होती है ना बनी हुई, जहाँ पर अगर टूरिस्ट में ज़्यादा आते हैं और घूमने वाले विदेश से ज़्यादा लोग आते हैं, उनको जो ऐसे स्थान होते हैं उनको यूनेस्को गोद ले लेता है एक तरफ से। देखो, जन्म देते हैं अपने को माता पिता, लेकिन किसी कारणवश अगर किसी के माता पिता नहीं होता है तो उसके लिए कोई लालन पालन करने वाला, उसके चाचा चाची बुआ कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार राजस्थान में दुर्गों का निर्माण तो किसी और ने करवाया, लेकिन इनकी जो ख्याति बढ़ने के बाद में इनको गोद लिया ना, वो यूनेस्को ने लिया है। और यूनेस्को ने अपने यहाँ पे राजस्थान में कुल 6 दुर्गों को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर उस दुर्ग के अंदर छोटी सी दीवार भी बनानी है तो वो कौन, उसका खर्चा कौन उठाएगा? यूनेस्को। और दूसरी बात, अगर उसके अंदर छोटी सी ईंट भी लगानी है तो उसकी मरम्मत भी करवानी है तो वो कौन करवाएगा? यूनेस्को। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखते हैं यूनेस्को की धरोहर में शामिल दुर्ग। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल दुर्ग। और अपने राजस्थान में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है 6 दुर्ग। कितने दुर्ग है? 6 दुर्ग शामिल है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई 6 दुर्ग शामिल है यूनेस्को की धरोहर सूची में, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन इनको शामिल कब किया गया था वो चीज़ देखते हैं। तो इनको शामिल किया गया था 21 जून 2013 को। और एक चीज़ देखो दोस्तों, इस 21 जून को पकड़ो। इस 21 जून को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व योग दिवस। ठीक है दोस्तों। और अपने आप से पूछे कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, लेकिन अपने भारत में कब से बनाना स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 2015 से। और आपसे पूछे कि उस समय यहाँ के पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? अपने मोदी जी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब देखते हैं अपन ये 6 दुर्ग है ना अपने, इन 6 दुर्गों में से कि भाई 6 दुर्ग आपको पता है 6 दुर्ग शामिल है, लेकिन कौन कौन से शामिल है ये चीज़ आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। चलो, ये आपके 6 दुर्ग। ठीक है, 6 दुर्ग है कौन कौन से? तो इसके लिए अपने को एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, उस ट्रिक के हिसाब से अपने को सारे के सारे दुर्ग याद हो जाएंगे। चलो, इसकी ट्रिक क्या है? देखो, चीकू गाजर आम। ठीक है दोस्तों, देखो आपके सामने एक ट्रिक है, चीकू गाजर आम। अब इस ची को पकड़ो सबसे पहले। इस ची का मतलब होगा अपना चित्तौड़गढ़।
पहला दुर्ग कौन सा शामिल है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। और इस कूच को पकड़ो, इस कूच से होगा अपना कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन सा दुर्ग होगा दोस्तों? कुंभलगढ़, ठीक है। और इसके बाद में आप इस गा को पकड़ो, इस गा से होगा अपना घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग। और घाघरोन दुर्ग कहाँ बताया था मैंने आपको दोस्तों? झालावाड़, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपना जय, इस जय से होगा अपना जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग। और इस जैसलमेर दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? सोनारगढ़। सोनारगढ़, ठीक है दोस्तों। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। अब इधर देखो, ये रे का मतलब क्या है? रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग। और रणथंबोर दुर्ग थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कहाँ पड़ता है? अपना सवाई माधोपुर में, ठीक है। और लास्ट में बचा अपना आम, और आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। आम से हो जाएगा अपना आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। आमेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? जयपुर में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की बातें कंप्लीट। अब आगे देखते हैं इसके बाद में कि देखो, मैंने आपको बताया यूनेस्को की धरोहर सूची में कितने दुर्ग शामिल है? अपने 6 दुर्ग। 6 दुर्ग में अपने को ट्रिक क्या याद रखनी है? चीकू, गाजर, आम। ची से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। और कू से क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। गा से क्या हो जाएगा? घाघरोन दुर्ग। उसके बाद में जय से क्या हो जाएगा? जैसलमेर दुर्ग। और रे से क्या हो जाएगा? रणथंबोर दुर्ग। आम से क्या हो जाएगा? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग का मतलब, आमेर दुर्ग है कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि एक चीज़ देखते हैं अपन कि राजस्थान की आकृति कैसी है। अपने को ये हर बार देखा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति कैसी है। देखो, तो एक अपने भूगोलवेत्ता हुए हैं, देखो उन्होंने बताया कि राजस्थान की आकृति कैसी होती है? पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी होती है? पतंगाकार। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ सबसे पहले बताई किसने है? तो ये देखते हैं अपन, टी.एच. हेंडले ने। टी.एच. हेंडले ने। और आकृति क्या बताई थी इसकी? पतंगाकार। पतंगाकार, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज समान, ठीक है दोस्तों। तो देखो, टी.एच. हेंडले ने क्या आकृति बताई है इसकी? पतंगाकार, ठीक है। अब इधर देखो, इधर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। नीचे होती है दक्षिण दिशा। और इधर होती है अपनी पश्चिम दिशा। और इधर होती है अपनी पूर्व दिशा। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई उत्तर दिशा के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग बना हुआ है जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं? ये चीज अपने को देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक जिला पड़ता है, इधर गंगानगर पड़ता है। गंगानगर में ऐसा कोई दुर्ग है नहीं। यहाँ पे एक हनुमानगढ़ पड़ता है। हनुमानगढ़ में अपना दुर्ग पड़ता है बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग। और इस बटनेर दुर्ग का अपन कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रेरी दुर्ग। उत्तरी सीमा का प्रेरी। और प्रेरी को अपन क्या बोलते हैं? रक्षक, यानी प्रेरी और रक्षक, ठीक है दोस्तों। यानी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे या आपके माइंड में ऐसी चीज आए कि भाई उत्तर दिशा से कोई आक्रमण करने आ रहा अपने ऊपर, तो सबसे पहले आक्रमण किस पे करेगा? बटनेर दुर्ग पर। तो इसकी रक्षा कौन करेगा? राजस्थान की बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग और है कहाँ पर? ये हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग है कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, ठीक है दोस्तों। अब देखो, उत्तर की बात हो गई। अब बात करेगा एग्जामिनर आपसे दक्षिण की। तो दक्षिण में अपने सबसे इंपॉर्टेंट जिले आते हैं अपने यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ऐसा कोई बड़ा दुर्ग है नहीं। इसके बाद में अपना आता है एक चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर अपना दुर्ग कौन सा है सबसे बड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका दक्षिण सीमा का चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं अपन? दक्षिणी सीमा का प्रेरी। और प्रेरी को अपन क्या बोलते हैं? रक्षक। तो एक चीज देखी, उत्तरी सीमा का बना हो गया बटनेर दुर्ग और दक्षिणी सीमा का दुर्ग हो गया रक्षक दुर्ग अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब बात आती है अपनी पश्चिम की। पश्चिम के अंदर इधर अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पड़ता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर दुर्ग है अपना सोनारगढ़। ये सोनारगढ़। अब सोनारगढ़ के बाद में ये देखते हैं अपन कि सोनारगढ़ है कहाँ पर? सोनारगढ़ है अपना जैसलमेर में। जैसलमेर में। और सोनारगढ़ को अपन क्या कहते हैं? पश्चिमी सीमा का प्रेरी। पश्चिमी सीमा का प्रेरी। और प्रेरी को अपन क्या बोलते हैं? रक्षक। प्रेरी को क्या बोलते हैं? रक्षक। तो अपनी 3 दिशाएं कंप्लीट हो गई। उत्तर दिशा में उत्तरी सीमा का प्रेरी या रक्षक दुर्ग कौन सा कहलाता है? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। और दक्षिणी सीमा की बात करी मैंने आपके सामने, तो दक्षिणी सीमा का जो प्रेरी या रक्षक दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और बात आती है अपनी पश्चिमी सीमा की, तो पश्चिमी सीमा में कौन सा जिला पड़ता है अपना? जैसलमेर। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग बना हुआ अपना? सोनारगढ़। इसको क्या कहते हैं अपन? पश्चिमी सीमा का प्रेरी या रक्षक दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलो, आगे देखते हैं अपन
पूर्वी सीमा का लास्ट अपनी दिशा कौन सी बची है? पूर्वी दिशा। अब पूर्वी दिशा के अंदर अपना इधर जिला पड़ता है भरतपुर, और भरतपुर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अपने राजस्थान का अजय दुर्ग किसे कहते हैं अपन? लोहागढ़ को। किसको कहते हैं? लोहागढ़ को। तो इधर का जो पूर्वी सीमा का रक्षक दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग पड़ता अपना भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, चलो अब चारों दिशाएं अपनी कंप्लीट हो गई कि चारों दिशा अपने पास है, यानी उत्तर से कोई आक्रमण करने आएगा तो सबसे पहले किस पे करेगा? बटनेर पर। दक्षिण से कोई आक्रमण करेगा तो सबसे पहले किस पे करेगा? चित्तौड़गढ़ पे। और पश्चिम से कोई आक्रमण करेगा तो सबसे पहले किस पे करेगा? सोनारगढ़ पे। और बात आती है पूर्व की तो सबसे पहले किस पे करेगा? लोहागढ़ पे। अब देखो दोस्तों, अपना राजस्थान है, राजस्थान में अपन ने बहुत सवार सुनते हैं अपने कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं अपन अजमेर को, और अजमेर में अपना सबसे अच्छा दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। तो अपन एग्जामिनर आपसे पूछे कि केंद्र बिंदु का दुर्ग कौन सा आपका? तो केंद्र बिंदु का दुर्ग हो जाएगा अपना तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है अपना दोस्तों? अजमेर। अजमेर। और इसी तारागढ़ के दुर्ग को कहते हैं राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी। अब सुनो दोस्तों, इसको राजपुताना की कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि रियासत काल में जब राजा महाराजा रहते थे ना, तब ऐसा कहा जाता है कि अगर राजस्थान को आपको जीतना है, देखो कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। तो किसी भी ताले को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? चाबी की। ठीक है, तो ये राजस्थान की चाबी था तारागढ़ अपना, ऐसे मान के चलो आप। कोई भी राजा अगर राजस्थान के पूरे के ऊपर आक्रमण करना चाहता है या पूरे को अधिकार में लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? अपना तारागढ़। तारागढ़ को इसलिए कि अपन क्या कहते हैं? राजपुताना की कुंजी। यानी राजपुताना को जीतना है तो सबसे पहले कहां पे जीतना, कहां पे हल्ला बोलना पड़ेगा या कहां पे हमला करना पड़ेगा? तारागढ़ दुर्ग पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। चलो, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि राजस्थान में कुल एक सर्वे के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी है? 256। कितने दुर्ग है? 256। अब एग्जामिनर को ये पता है कि भाई अगले बंदे को ये पता है कि उसके पास 256 दुर्ग है, लेकिन 256 में से अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले राजस्थान में कौन सा दुर्ग बना और सबसे बाद में राजस्थान में कौन सा दुर्ग बना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे प्राचीन दुर्ग। सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग, और ये अपना सबसे प्राचीन दुर्ग था बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग। और ये बना था अपना 285 ईस्वी या 295 ईस्वी। तो सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा हो गया? अपना बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग कहाँ पड़ता? थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्राचीन हो गया, अब बात आती है नवीन दुर्ग की। नवीन दुर्ग यानी 256 में से नए कौन से और पुराने कौन से, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये नवीन दुर्ग है दो। पहला अपना मोहनगढ़। मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ पड़ता अपना जैसलमेर में। जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा दुर्ग है अपना, पहला ये हो गया और दूसरा अपना लोहागढ़। लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पड़ता दोस्तों? भरतपुर। लोहागढ़ पड़ता अपना भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, इन दोनों का सन आता है 1734, और इस 1734 को पॉइंट करना दोस्तों, इस 1734 में अपने राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, और वो सम्मेलन यहाँ के राजस्थान के राजाओं ने किया था मराठाओं से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अब आपसे पूछेगा कि राजस्थान में 256 दुर्ग आपको ये पता है, लेकिन ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान में जो मिट्टी से बना हुआ है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से बना हो? तो सुनो दोस्तों, मिट्टी से निर्मित अपने राजस्थान में 2 दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, और मिट्टी से निर्मित 2 दुर्ग, पहला अपना है बटनेर दुर्ग जो मिट्टी से बना हुआ है, बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग आपको पता है कहाँ? हनुमानगढ़ में। और अपना दूसरा दुर्ग है लोहागढ़। लोहागढ़ नाम भले लोहागढ़ है लेकिन बना हुआ किससे है? मिट्टी से। लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? ये है अपना भरतपुर में। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में ये है, देखो दोस्तों, एक होता है स्वदेशी और एक होता है विदेशी। स्वदेशी का मतलब अपने ही देश का, विदेशी का मतलब अपने देश के बाहर का। तो देखो राजस्थान में ऐसे भी दुर्ग है जहाँ पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं और सबसे जहाँ पे स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। तो देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग, और ये दुर्ग है अपना बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखो सर्वाधिक आपको विदेशी आक्रमण का पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण। स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हुए ना वो हुए अपने तारागढ़ पे। तारागढ़। और तारागढ़ कौन सा दुर्ग है अपना? अजमेर वाला। तारागढ़ दुर्ग अजमेर।
क्योंकि तारागढ़ राजस्थान में 2 है दोस्तों, एक बूंदी में अपना और एक कहाँ पे है, अजमेर में। अब सुनो पूरी बात। तारागढ़ दुर्ग को मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं अपन राजपूताना की कुंजी। क्या कहते हैं? राजपूताना की कुंजी। और ये चीज़ भी बताई थी मैंने कि सबसे पहले अगर कोई राजा राजस्थान को पूरे को जीतना चाहता है तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ करना पड़ेगा उसको? अपने तारागढ़ पे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? देखो, राजा सब जीतना चाहते थे, इसलिए क्या हुए यहाँ पे स्वदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए। सर्वाधिक कहाँ पे हुए? तारागढ़ पे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई ये चीज़ आपको पता चल गई। अब एक चीज़ होती है कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया है कि राजस्थान के 256 दुर्ग है ना, उसमें से अधिकतर दुर्ग कहाँ बने हुए? पर्वत या पहाड़ों पर। ठीक है, पहाड़ों पर या छोटी पहाड़ियों पर बने हुए। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? सबसे ऊंचा दुर्ग, और ये है अपना कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है अपना? राजसमंद में। राजसमंद में। ठीक है, और इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे नीचा दुर्ग या गहराई वाला दुर्ग, तो गहरा दुर्ग। और गहरा दुर्ग है दोस्तों आपके सामने लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में और देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपना एक हुआ था विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग, यह था अपना बटनेर दुर्ग। और दूसरा हुआ था अपना स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग, और यह था अपना तारागढ़ दुर्ग। इसके बाद में सबसे ऊंचा दुर्ग देखा आपने कुंभलगढ़ दुर्ग, और इसके बाद में सबसे नीचा दुर्ग देखा अपन ने लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, स्वदेशी आक्रमण वाला हो गया, मिट्टी के निर्मित दुर्ग वाला हो गया। ये अपन दुर्गों का सामान्य परिचय देख रहे हैं, और अपना सामान्य परिचय यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है दोस्तों, ओके सर, कितने मिनट का हो गया?